माह 2.5 माह तक जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए उसको उस तरह से जारी रखना, असम्बलियाँ तोड़ने के बाद दोबारा जो है वो कैपिटल पे चढ़ाई का प्रोग्राम बनाना और फितना और फसाद फैलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे, लोगों को पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंगें देना, बाकायदा जाली प्लस्तर चढ़ा के टांग पे 8 माह तक एक ही मुकाम पे रह के वहाँ पे फेस टू फेस जो है वो चंद 100 लोगों से मुलाकातें करना, उन्हें बाकायदा ट्रेंड करना, उन्हें जो है वो रियासत की अलामत अदारों और जगहों के ऊपर हमला करने की जो है वो तरगीब देना, एक मुसलसल जो है वो जहर जो है वो नौजवानों के जहनों में जो है वो इंजेक्ट करना, ये अमल जो है ये जारी व सारी रहा और बिल आखिर ये फितना जो इस मुल्क को, मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि इमरान खान एक फितने का नाम है, ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम को, अगर कौम ने इसकी शनाख्त और इसका इदराक ना किया तो ये किसी हादसे से दो चार करेगा। लेकिन ये इन वाक़यात की बुनियाद पे ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन शायद अल्लाह ताला को इस मुल्क और कौम की भलाई मकसूद थी कि ये फितना कि इससे पहले ये वो शक्ल इख्तियार करता और इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करता, इसने खुद ही अपने आप को और अपनी जमात को जो है वो एक हादसे से दो चार कर लिया। और 9 मई के वाक़यात ने ये मौका दिया कि कौम इस फितने का इदराक करे, इस फितने की जो है वो शनाख्त करे और इस फितने से अपने वजूद को जो है वो साफ़ और पाक करे। तो ये 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं उनके मुतल्लक मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो क़यास आराइयाँ या अपने तौर पे जो है वो अंदाज़े जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आज जो ट्रू फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल पोजीशन जो है वो आपके सामने रख दी जाए ताकि उसमें किसी किस्म की मुबालगा आराई का जो है वो एहतमाम या जो है वो मौका ना रहे। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रखूँगा मैं वो पूरी ज़िम्मेदारी से जो है वो रख रहा हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी मैं उसकी लूँगा। उसमें अगर कोई फ़र्क हो तो आप मुझे कन्फ्रंट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इन फैक्ट्स को जो है वो उस वक्त तक कि उसमें कोई आप जो है वो चीज़ कन्फ्रंट ना करें, उनके ऊपर आपको जो है वो यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े हसास मामलात हैं। इसमें जो वाक़यात हुए हैं उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो 499 FIRs का इंदराज हुआ है, 499। इसमें से 88 FIR जो हैं वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुई हैं और 411 जो है वो अदर जो लाज हैं, मिसाल के तौर पे किसी जगह पे किसी बस को आग लगा दी या वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ड्यूटी जो हैं उनमें जो है वो कोई मुदाखलत की गई। इसी तरह से जो ATA के जो अरेस्ट हैं, ATA के केसेस में टोटल पूरे मुल्क में थ्रू आउट कंट्री, अक्रॉस द कंट्री 3944 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है, जिनमें पंजाब का फिगर क्योंकि ज़्यादा है तो वो मैं अलहदा से आपको, ये 2588 है और KPK में जो है वो तकरीबन 1100 यानी 1099 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। तो इसी तरह से जो
अदर केसेस हैं उनमें जो है वो 5,536 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से अक्सरियत आलमोस्ट 80% लोग जो है वो बेल पे जो है वो रिहा हो चुके। ये अब फिगर आपके सामने है कि ये 499 500 FIRs में से सिर्फ 6 FIRs हैं जिनको जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। 2 पंजाब में हैं जो अंडर प्रोसेस हैं और 4 जो हैं वो KPK में हैं, जिनका मुमकिना ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो हो सकता है। अब ये 499 FIRs में से सिर्फ ये 6 FIRs हैं जिनको देखा जा रहा है, जिनको प्रोसेस किया जा रहा है कि उनमें उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुमकिना तौर पे जो है वो हो सकता है। लेकिन फ़ज़ा ऐसे बनाई जा रही है कि जैसे पता नहीं सब कुछ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल होने जा रहा है। टोटल जो अक्यूज़्ड, ये जो टोटल फिगर जो है वो मैंने आपको नोट कराया वो आपके ज़हन में रहे, सिर्फ 19 अक्यूज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स को या मिलिट्री हुकाम को पंजाब में, और 14 हुए हैं KPK में, और बाकी किसी जगह पे कोई ऐसा मामला नहीं है। अब इसमें यह है कि इसका प्रोसीजर ये है कि मिलिट्री हुकाम जो केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो केस को जो है वो उसका ट्रायल जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, यानी वो केस की कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। उस केस में वो ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिलिट्री एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है वो इतलाक होता है। अगर एक ATA के केस में 300 मुल्ज़मान हैं और उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो उस जो है वो जगह पे फॉल करते हैं कि जहाँ पे जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हुई है या मिलिट्री एक्ट की वायलेशन हुई है, तो वो एक्शन जो है मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है वो उस तक महदूद होगा। बाकी केस जो है या 290 या 291 जो अक्यूज्ड हैं उनका केस जो है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेगा। अब इसमें भी बड़ा अभाम पाया जा रहा है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है और ये मिलिट्री एक्ट का जो है वो इतलाक जो है वो सिविलियंस पे ये किस तरह से हो रहा है। तो इस बारे में मैं सिंपल ये आपके सामने आम फहम आम आदमी की ये समझ में बात आ जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट 1952 का इतलाक जो है वो उस जगह पे होता है कि कोई बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई हिस्सा, कोई ऑफिस या कोई एरिया जो डिफेंस से मुतल्लिका जो है वो उसका पर्पस है, वहाँ पे ऐसी हसास तनसीबात मौजूद हैं जो मुल्क के दिफा से मुतल्लिक हैं, जिनका वहाँ पे मौजूद होना मुल्क के दिफा का, रियासत के दिफा का अगेंस्ट एनिमी जो है वो उनका पर्पस है। और अगर कोई शख्स
एनी पर्सन, अगर कोई यूनिफॉर्म पर्सन भी है और वो अथॉराइज्ड नहीं है उस एरिया में जाने का, ही इज आल्सो गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। एनी पर्सन अगर उस एरिया का, जो कि वो बिल्डिंग है, वो ऑफिस है, वो एरिया है, और वो प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर है, ये आप कैंट एरियाज में जाते होंगे तो आप वहाँ पे जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे, बाज़ बिल्डिंग पे वहाँ पे लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, ममनुआ इलाका। उसमें जो ट्रेसपास करे, उसके अंदर दाखिल हो या किसी को दाखिल करने की तरगीब दे या किसी को दाखिल होने में मदद दे, तो वो गिल्टी ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है वो काबिल मुआखज़ा है, काबिल सज़ा है। अब इसमें यह है कि इसमें सिविलियन का सवाल कैसे पैदा हो गया या सिविलियन प्रोटेस्ट का सवाल कैसे पैदा हो गया। ये प्रोहिबिटेड एरियाज जो हैं, जहाँ पे मुल्क के दिफा से मुतल्लक हसास तनसीबात जो हैं मौजूद हैं, वहाँ तक रसाई हासिल करना, ट्रेसपास करना, वहाँ पे फोटोग्राफी करना, उनकी वीडियोस बनाना, उनको फिर फैलाना, ये कहाँ का एहतजाज है जी। और इस एहतजाज को अगर आप जो है वो कवर दें सिविलियन प्रोटेस्ट का और जो है वो ह्यूमन राइट्स का, तो फिर कौन सी रियासत जो है वो अपने आप को जो है वो मौसर अंदाज से जो है वो अपना दिफा कर सकती है। कैपिटल हिल में तो शायद ऐसी तनसीबात जो है वो नहीं थी, वो उनका एक तरह से पॉलिटिकल ऑफिस है, या जो लंदन राइट्स हुए वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन मुलज़मों को किस आहनी हाथ से जो है वो डील किया गया। जिस मुलज़म ने उस हॉल में दाखिल हो के जो स्पीकर की टेबल है उसके ऊपर खड़े हो के तस्वीर खिंचवाई थी, तो उसे 4 साल जो है वो सज़ा हुई है। और इसी तरह से बाकी लोगों का जैसे जैसे कोई जुर्म था उसके मुताबिक जो है, वहाँ पे तो खलील जमदे साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई उन्हें ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स जो है इनकी वायलेशन हो रही है। यहाँ पे खलील ज़ल्मे साहब को जो है वो रोज़ उनको बड़ा नज़र आ रहा है कि जी यहाँ पे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, रोज़ जो है वो ट्वीट जो है वो कर रहे हैं। वहाँ पे लॉबीज़ जो है वो बड़ी सरगर्म है, उनको यहाँ से डॉलर पहुँचाए जा रहे हैं, बड़ा माल खर्चा जा रहा है कि जी आप दस्तखत करके भी दें और लॉबी भी हो, और जनाब ये यहाँ पे जो है वो बड़ा कोई ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जो है वो काम हो रहा है। तो ये जो भी जो है मुलज़म उन प्रोहिबिटेड एरियाज़ में ट्रेसपास करता है, तो उसमें किसी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ना उसमें कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत है, ना उसमें कोई मिलिट्री कोर्ट बनाने की ज़रूरत है। देयर आर स्टैंडिंग कोर्ट्स देयर, वो ऑलरेडी मौजूद हैं और वो अपना काम कर रही हैं, और अपना जो दिफा से मुतल्लिक़ मामलात हैं उसके ऊपर उनकी पूरी जो जना हाउस है वो कोर रहायशगाह थी। वो सिर्फ रहायशगाह नहीं थी कि वहाँ पे उनकी प्राइवेट इस्तेमाल की चीज़ें थी, वो उनका कैंप ऑफिस भी था। उस कैंप ऑफिस में बड़े हसास नौइयत की चीज़ें जो है वो मौजूद थी। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे कोई लैपटॉप पड़ा है तो क्या उस लैपटॉप में जो है वो कोई ज़ाती इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होंगी, बड़ी हसास इंफॉर्मेशन होगी। वहाँ तक, उस एरिया तक जो है वो ट्रेसपास हुआ है। उन चीज़ों को या तो जला दिया गया है या वहाँ से उठा लिया गया है। तो क्या उनकी रिकवरी जो है वो
मिलिट्री हुकाम ने करनी है या अल्लाह देता है ASI ने करनी है? और ये कितना हसास मामला है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से उठाई गई कोई चीज़ जो है वो कल को किसी हमसाया मुल्क से जो है वो इस्तेमाल होती है, तो आप मुझे बताएं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका मुल्क के दिफा के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो क्या यहाँ पे ये कोई अपना जो है ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बात हो रही है? ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन हो रहा है कि जो इस किस्म की जो है वो अपना जो है वो प्ली ली जाए, यानी खुदा का खौफ किया जाए। ये आखिर रियासत के दिफा का मसला है। और अगर वहाँ पे चीज़ों को जला दिया गया है तो वो उनमें से कितनी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो कि इतनी हसास नोयत की होंगी कि जिसका नुकसान जो है वो इर्रेपेरेबल लॉस है। मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता और ना ही इससे ज़्यादा बात जो है वो की जा सकती है मुल्क के और रियासत के मफाद में। लेकिन ये मामला जो है ये फेडरल गवर्नमेंट की कोई स्वाबदीद नहीं है। ये वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ की कोई डिस्क्रिशन नहीं है या मर्जी नहीं है। ये रियासत की ऑब्लिगेशन है, ये दफ़ाए पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है कि अगर किसी ने दिफा से मुतल्लक एरिया प्रोहिबिटेड एरिया में ट्रेसपास किया है, वहाँ से कोई चीज़ उठाई है या जलाई है, तो उसे आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही ट्रायल हो सकता है। उसका ट्रायल जो है वो और किसी कानून के तहत नहीं हो सकता। ये जो है ये ऑब्लिगेशन है, ये कोई जो है वो चॉइस नहीं है और इसके लिए सिस्टम मौजूद है। आर्मी एक्ट 1952 जो है पिछले 71 साल से जो है वो नाफिज है। उसे बार बार जो है वो मुख्तलिफ जो है वो यानी कोर्ट्स में चैलेंज किया गया, तो आज तक जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई जो है वो उसको कलअदम करार नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। इसके बग़ैर आप उन एरियाज़ का दिफा नहीं कर सकते और उन एरियाज़ को आप इस तरह से जो है वो एक्सपोज भी नहीं कर सकते या उन्हें ऐसा इस तरह से उनका एक्सपोज होना हल्का नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुल्क और कौम के जो है वो दिफा का मसला है। तो इस तरह से जो लोग इन प्रोहिबिटेड एरियाज़ में, जो कि ये टोटल 7 FIR बनती हैं पूरे मुल्क में, मर्दान में पंजाब रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो ट्रेसपास हुआ और वहाँ पे जो बाहर कर्नल शेर खां की जो तस्वीर का मुजस्मा था, शहदा की यादगार थी, उसको जिस तरह से बेहुरमत किया गया, उसके मुजस्मे के साथ जो है वो सलूक किया गया, वो एक अलग चीज़ है। कोई भी कौम जो है या कोई भी अदारा जो है वो उसका प्राइड होता है। उस प्राइड के बग़ैर कोई कौम, कोई अदारा जो है, कोई फ़ौज जो है ना लड़ सकती है, ना अपने मुल्क का जो है वो दिफा कर सकती है। ये प्राइड ही है जो लोगों को इस बात के ऊपर आमादा करता है कि वो अपनी जान की कुर्बानी दे दें, वो शहादत को जो है वो गले लगा लें। उस प्राइड को इंजर करना, डैमेज करना और इस तरह का उसके साथ सलूक करना जो है कि ऐसी कुर्बानी पेश करने वाले लोगों या उनके लवाकीन के ऊपर जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो ये भी जो है वो अपने तौर पे यानी मुल्क के दिफा को जो है वो कमज़ोर करने वाली बात है। तो इसी तरह से ये 4 केसेस वहाँ पे हैं, 3 केसेस जो हैं वो पंजाब में हैं, जिनकी मुमकिना तौर पे जो है यानी 499 500 FIRs में से टोटल जो है वो 6 या 7 FIRs की, और उन FIRs में से जो है वो कुछ मुल्ज़मान की जो है इसमें
मिसाल के तौर पे एक प्रोहिबिटेड एरिया है, उस एरिया के बाहर जो है वो लोग जमा हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, उनको जो इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, उन लोगों को जो है वो इस ट्रायल में शामिल नहीं किया जाएगा। जो लोग उस प्रोहिबिटेड एरिया में दाखिल हो गए हैं और दाखिल होने के बाद वो उस हसास एरिया में नहीं गए और उस एरिया में जाके उन्होंने आग नहीं लगाई या कोई चीज़ नहीं उठाई, तो शायद उनको भी जो है वो इस जो है वो अमल से बाहर रखा जाए। लेकिन जो लोग उन प्रोहिबिटेड एरियाज़ में दाखिल होके हसास तनसीबात को जलाने, उनको उठाने में मुलव्वस पाए जाएंगे और जिनकी शनाख्त के एक नहीं, एक से ज़्यादा, 3-4 से ज़्यादा ज़राए से तस्दीक होगी, वो बंदा जो है, वो मुल्ज़म जो है, वो खुद कहेगा कि जी मैं ही था वहाँ पे, ये व्हाट्सएप मैसेज मैंने ही लोड किया है, ये मेरा ही अकाउंट है और इस अकाउंट में मैंने खुद ही ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें लिखी और मैंने जो है वो की है, ये वीडियो मेरी है, ये तस्वीर मेरी है, मैं वहाँ पे ये आग लगा रहा था, मैंने ये चीज़ वहाँ से उठाई है। आखिर ये चीज़ें रिकवर भी तो करनी है ना। तो ऐसा करने में अगर किसी को वहाँ पे जलाओ घराओ करने में पकड़ा जाएगा तो मिलिट्री एक्ट 1952 में उसकी सज़ा है 3 साल। और अगर इससे आगे जाके वो फ़ोटोग्राफ़ी करता है उन हसास चीज़ों की और उसके बाद वहाँ पे तोड़ फोड़ करता है, उनको जला देता है, उनको ज़ाया कर देता है, उसकी सज़ा है 14 साल। जबकि इसी एक्ट की, द सेम एक्ट जिसमें सिर्फ घराओ जलाओ हो, इससे और कुछ ना हो, एंटी टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 7 में इसकी सज़ा 25 साल है। यानी अगर यही केस इन्हीं मुल्ज़मान के ऊपर अगर इधर चलेगा तो जिस जुर्म की सज़ा 3 साल है घराओ जलाओ की, अगर वो एंटी टेररिस्ट कोड में चलेगा तो उसकी सज़ा 25 साल है सेक्शन 7 के तहत। तो ये कोई किसी के साथ जो है वो कोई जुल्म होने या ज़्यादती होने नहीं जा रही। ये लॉ की ऑब्लिगेशन है कि अगर दिफा से मुतल्लक इंस्टॉलेशंस प्रोहिबिटेड एरिया में जो है वो कोई दाखिल होता है और इसमें कोई ज़्यादा जो है वो पेचीदगी भी नहीं है, प्रोहिबिटेड एरिया जो है वो डिक्लेयर्ड हैं आर्मी रूल्स के तहत, आर्मी एक्ट के तहत, और उन एरियाज़ में जो ट्रेसपास करे और वहाँ पे जाके ये अमल करे, वही जो है वो उस जुर्म में मौखुज़ है। बाकी इसके अलावा जो है वो किसी के ऊपर जो है वो ये ऑफेंस जो है ये नहीं बनता। तो इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा करना इस अंदाज से कि जी ये कोई सियासी एहतजाज के ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स कॉग्निजेंस ले रही हैं, मिलिट्री कोर्ट जो है वो बनाई जा रही हैं, कोई मिलिट्री कोर्ट नहीं बनाई जा रही, कोई आइनी अमेंडमेंट नहीं की जा रही, कोई जो है वो किसी प्रोटेस्ट को जो है वो रोकने के लिए या कर्ब करने के लिए जो है वो किसी का ट्रायल जो है वो नहीं हो रहा। और बाकी जहाँ तक इस बात का मामला है, ये मुल्क और रियासत के दिफा का मामला है। अगर उन एरियाज़ में कोई भी जाए, कहा जा रहा है कि जी कल को फिर ऐसे होगा, वो भाई कल को फिर अगर कोई ऐसे करेगा तो फिर ऐसे होगा। मुल्क के दिफा को आप जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो आप जो है वो एक सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकते कि जी ये सिर्फ किसी की जो है ये मंशा है। तो इस तरह से जो है ये मैं वजाहत जो है ये मैं करनी चाहता था। बाकी तमाम केसेस जो हैं वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल के लिए जो है वो पेश किए जाएंगे और इसमें जो एविडेंस है इसमें नादरा के ज़रिए से और जो मौके पे एविडेंस है उसके ज़रिए से
अक्सर यानी क्योंकि ये एक यानी जो फितना है इसकी जो है वो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग और बड़ी प्लानिंग हुई है। और जितने भी लोग जो हैं ये जो कह रहे हैं कि जी हमें तो पता नहीं था, इनके अपने अकाउंट्स देखें, इनका आप देखें ना पिछले 6 माह पिछले 8 माह का कि ये क्या करते रहे हैं, किस तरह की तैयारी करते रहे हैं, ये क्या कहते रहे हैं, ये अवाम फट पड़ेंगे, अवाम चढ़ दौड़ेंगे, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये किस बात की जो है वो ये सारी तैयारी हो रही थी, ये इसी फितने के लिए जो है और मुल्क को जो है वो अनारकी और अफरा तफरी के सुपुर्द करने के लिए जो है ये सारी जो है वो तैयारी हो रही थी। इन लोगों के जो अपने ग्राम पे और व्हाट्सएप पे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो इनकी एविडेंस है। ये जो कहते रहे हैं, जो करते रहे हैं, बाकायदा पूरी दुनिया को उससे आगाह करते रहे हैं, बल्कि अपनी खुद एविडेंस क्रिएट करते रहे ताकि ये मालूम हो कि जो ड्यूटी हमारी लगी थी हमने पूरी कर दी है। तो ये खुद अपने ऊपर जो है वो खुद गवाह है। तो इन तमाम लोगों को जो है वो इन और जो वाकई टेक्निकल जो एविडेंस है उसके ऊपर जो आदमी 100% श्योर नहीं होगा कि ही वॉज देयर, ये आदमी जो है इस घराव जलाओ में या इस एक्ट में जो है वो शामिल था, उसके ऊपर जो है वो कतन उसे किसी भी केस में जो है वो इन्वॉल्व जो है वो नहीं किया जाएगा। किसी बेगुनाह के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदारी से, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कोई भी आदमी अगर क्लेम करे कि जी मैं बेगुनाह हूँ और मेरे पास ये सबूत है मेरे बेगुनाह होने का, तो इन्वेस्टिगेशन में मुझे फेयर जो है वो मौका नहीं मिला, बिल्कुल उसे फेयर मौका जो है वो दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इसके ऊपर बड़ी पूरी तरह से जो है वो वाज़ेह हैं कि किसी भी बेगुनाह को इन केसेस में जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने ये अमल किया है, जिन्होंने ये इंस्टिगेशन की, जिन्होंने ट्रेंड किया, जिन्होंने पूरी जो है वो मनसूबाबंदी की, जिन्होंने पूरी मनसूबाबंदी से लोगों को वहाँ पे पहुँचाया और एक ऐसा अमल करवाया जो कि पूरी कौम के लिए जो है वो दुख का बायस भी बना और शर्मिंदगी का बायस भी बना। 9 मई और 10 मई के वाक़यात के ऊपर जो हमारे हमसाया मुल्क में जो तबसरे हुए हैं, जिस किस्म के वहाँ पे प्रोग्राम्स हुए हैं, जिस किस्म की वहाँ पे जो है वो गुफ्तगू हुई है, वो सुनने लायक नहीं है। और उस शर्मिंदगी का बायस बनने वाले ये लोग हैं और वो नासूर हैं जिन्होंने इस की जो है वो पूरी जो है वो मनसूबाबंदी की और पूरी प्लानिंग की और लोगों को बाकायदा मुनज़्ज़म करके जो है वो इस हाल तक पहुंचाया। मैं ये बात पूरे दावे से कह सकता हूं कि इमरान खान नियाज़ी की जो भी सपोर्ट थी या वोट था या उसकी जो पॉलिटिकल जो है वो फॉलोइंग थी, वो उसके इस अमल में उसके साथ नहीं थी। अगर वो इसके साथ होती तो 25 मई के इसका जो धरना और इसका जो लॉन्ग मार्च था तो उसमें फिर 12-13 हज़ार लोग ना होते। ये जना एवेन्यू पे आपने उस दिन देखा कि जिस दिन सुबह ये यहाँ से वापस लौट के गया है, तो उस दिन अगर इसकी फॉलोइंग, इसका वोटर, इसका सपोर्टर इसके इन इकदामात के साथ होता तो वो उस दिन तादाद ये 12-13 हज़ार ना होती। ये जिस दिन जो है जब इसने लॉन्ग मार्च शुरू किया तो आप थ्रू आउट देखें कि लाहौर से चल के वज़ीराबाद तक किसी जगह पे भी जो है वो इसकी जो है वो तादाद जो है वो 7-8 हज़ार से जो है वो ज़्यादा नहीं हुई। जब सुबह ये अपना प्रोग्राम शुरू करता था और कम से कम 2 घंटे जो है वो लाइव मीडिया के ऊपर अपने मुखालफिन को गालियाँ देता था, और अगर इसे शक पड़ गया कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इसे मुज़ाकरात की दावत दी है, तो इसने अगले दिन सुबह जो है वो 1 घंटा जो है वो गालियाँ दी कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम होते कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है मैं तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करूँ। और वो 2 घंटे की जो है वो जो गुफ्तगू है वो मीडिया पे पूरी दुनिया सुनती थी और वहाँ पे सुनने वाले जो है वो 250, 300, 400 लोग होते थे। इसलिए कि अवाम
इनकी इस जो है वो अफरा तफरी और अनारकी की कोशिश और इस फितने के जो है वो साथ नहीं थे। इसी तरह से जब इसने कहा कि मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊँगा, इसने कहा पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, पूरी कौम मेरे साथ है, और अब पूरी कौम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी और जो है वो हम हमलावर होंगे इस्लामाबाद के ऊपर। उस दिन भी रावलपिंडी में जहाँ पे इसने इकट्ठे हो के हमलावर होना था इस्लामाबाद के ऊपर, वहाँ पे आप देख लें तमाम इंडिपेंडेंट ज़राए से भी जो है वो 20,000 माइनस प्लस का जो है वो अंदाज़ा था। लेकिन चलें आप को 5-10 से इसको ज़्यादा भी लगा लें, तो कौम इसके साथ नहीं थी। इसी तरह से जब जब भी इसने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, किसी एक जगह के ऊपर जो है वो 500, 700, 1000, 250, 300, 150, 70, 80 से जो है वो ज़्यादा लोग नहीं हुए। तो इसकी अपनी जमात जो है, अब ये लोग जो हैं जो इससे अलहदगी का जो है वो ऐलान कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जो उनके ऊपर बड़ा दबाव है। वो भी बड़ा दबाव तो इस बात का होगा ना कि आप पार्टी छोड़ दें। ये पूरी चार्जशीट जो बयान की है अपना वो फैज़ुल हसन चौहान ने, इसका भी दबाव था उसके ऊपर। वो जो वाक़यात उसने सुनाए हैं कि जी फ़लाँ मीटिंग में ये हुआ, फ़लाँ मीटिंग में ऐसे हुआ, फ़लाँ मीटिंग में जो है वो मैंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, तो ये भी दबाव का हिस्सा है। पूरी चार्जशीट पेश की है उन्होंने, और उसने कहा है कि जनाब एक तसलसल था कि हम इस जो है वो फितना फसाद के नज़रिए और कोशिश के साथ जो है वो मुतफिक नहीं थे। रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुसर्रत चीमा ने और जमशेद चीमा साहब ने, तो उन्होंने ये कहा नहीं है कि ये वो मनफी सियासत थी, ये वो अफरा तफरी और फितने की सियासत थी जिसका अल्टीमेट जो है वो अंजाम जो है वो 9 मई को हुआ। अब अगर वो दबाव के तहत ये सारा कुछ कर रहे थे तो उन्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी। वो सिंपल कह देते कि जी ठीक है जी, हम पीटीआई छोड़ रहे हैं और हम जो है वो इससे जो है वो अलहदा हो रहे हैं। अब अगर किसी को मई के महीने में जेल में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो भाई इसमें फिर अब मई का कसूर है या फिर गर्मी का कसूर है, अब इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। जब हम भी जेलों में थे तो उस वक्त क्या कोई उस वक्त मई ठंडा हो गया था, या उस वक्त जून और जुलाई के महीने जो हैं जब हम जेलों में रहे हैं वो हब्स में कमी थी। उस वक्त तो इमरान खान अमेरिका में भी कहता था कि वो मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं जाके पता कराऊंगा कि कहीं वहाँ किसी के जो है वो सेल में कोई एसी वगैरह तो नहीं डॉक्टरों की रिकमेंडेशन के ऊपर लग गया, किसी को खाना तो नहीं कहीं घर से मिल रहा, कोई हॉस्पिटल में तो नहीं वहाँ पे जब दाखिल हो गया। मैं को तकरीबन 7 माह रहा हूँ अपना कैंप जेल में। हॉस्पिटल का जो एरिया है वो मेरे लिए आउट ऑफ बाउंड था। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी आप मुझे तो चाहे जो है वो 10 बार बुला लें, लेकिन आप हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो सकते, आपके ऊपर पूरी तरह से ये पाबंदी है कि इस बंदे को हॉस्पिटल में नहीं आने देना, वहाँ पे कहीं आगे ये बेड के ऊपर ना लेट जाए। तो आप ख़ुद तो ये सारा कुछ जो है वो आप करते रहे हैं। अब अगर आपसे जो है वो जेल किसी से जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ये इसमें जो है वो हमारा कसूर तो नहीं है। लेकिन अगर आप इन जराइम का हिस्सा हैं तो इसमें जो है हो सकता है कि कुछ लोगों का ये केस हो जिसमें माफ़ी तलाफ़ी हो सकती हो। जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उसका ये एक मुसल्लमा जो है वो लॉ है, तरीक़ाकार है, पॉलिसी है, असूल है, और ये शरीयत में भी जायज़ है कि जुर्म करने वाला अगर अपने जुर्म पे शर्मिंदा हो और गैर मशरूत माफ़ी का ख़ासगार हो तो उसे माफ़ी या उसकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ की जा सकती है। ये एक चीज़ जो है ये मौजूद है। अदालतें भी जो है वो इस अमल को जो है वो इन मानों में लेती हैं और सज़ा में जो है वो तख़फ़ीफ़ जो है वो कर देती हैं। लेकिन वो जुर्म की नोयत होती है। जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि एक आदमी बाहर खड़ा नारे लगा रहा है उसमें, और एक आदमी जो है वो दाखिल होकर वहाँ से कोई चीज़ उठा रहा है या किसी चीज़ को आग लगा रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। किसी जगह पे माफ़ी हो सकती है, किसी जगह पे सिर्फ तख़फ़ीफ़ हो सकती है। उससे ज़्यादा शायद जो है वो करना जो है उसकी मुआशरा इजाज़त ना दे।
उसकी जो है वो कौम इजाज़त ना दे, क्योंकि इन चीज़ों को आपको साबित करना होगा कि आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो उन एरियाज़ में जो है वो जा घुसे प्रोटेस्ट की जो है वो आड़ में, जो एरिया जो हैं वो कौम के दिफा के लिए और इस मुल्क के वजूद के लिए एक बुनियादी अहमियत का दर्जा जो है वो रखती हैं। और इसी तरह से हमें कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात की बात, आप आए ना ज़रा आके, आप ये शुहदा का कल जो है वो अज़मत शुहदा का दिन मनाया गया है। इस दौरान जो है वो शुहदा की फैमिली से हमें भी और आप लोगों को भी मिलने का मौका मिला है। आप उनके ज़रा एहसासात देखें, उनके जज्बात को आप मैयर करें। क्या वो हमें इजाज़त देते हैं कि हम सुबह जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं? मेरा ख्याल है कि वो हमारे ऊपर जो है वो उनके जज्बात जो है वो हावी आ जाएंगे कि भाई ये इन लोगों ने हमारे साथ ये किया और आप आज ही बैठ गए हैं इनके साथ सियासी जो है वो मामलात को तय करने के लिए, जबकि इस आदमी ने 2014 से लेके आज तक, ये 10 साल का अरसा है, इसने हर लम्हा जो है वो अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो गालियाँ दी हैं। इसने उनके साथ हाथ मिलाना, उनके साथ बात करना जो है आज तक जो है ये गवारा नहीं किया। जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उस वक्त भी, उस वक्त के आर्मी चीफ की रिक्वेस्ट के ऊपर भी इसने कहा मैं उस कमरे में चला जाऊं जिस कमरे में ये सारी अपोजिशन बैठी है, मैं इनके साथ हाथ मिला लूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये उस कमरे में नहीं आया जहाँ पे जो है वो ब्रीफिंग जो है वो होनी थी, और इनके बगैर जो है वो वहाँ पे ब्रीफिंग हुई। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैंने आपके गोशगुजार करनी थी, और मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या सिविलियन ट्रायल का कोई मामला नहीं है। ये दिफा से रिलेटेड एरियाज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने, महफूज करने, महफूज रखने का मामला है, और इसे हर कीमत पे रखा जाएगा। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं हो सकता। इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ का कोई इख्तियार जो है ना अपना फेडरल गवर्नमेंट के पास है, ना ही किसी अदारे के जो है वो सरबराह के पास है। और जिन लोगों ने इन एरियाज़ को ट्रेसपास किया है, उस लिमिट को जो है वो क्रॉस किया है, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जिन्होंने उनको तरगीब दी है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जिन्होंने मनसूबा बंदी की है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जिन्होंने इस माहौल को बनाया है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन दर्जा बदर्जा जो है वो सारी चीज़ें जो हैं, अभी ये भी कहा जा रहा है कि जी उनको पकड़ लिया, फ़लाँ को नहीं पकड़ा, वो फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया। ये सारे लोग जो हैं इस मामले में एक तरतीब के साथ जो है, इसमें कोई जल्दी या कोई अपना जो है वो ऐसे हेस्ट की बात नहीं है कि किसी को गलत तौर पे जो है वो मुलव्वस किया जाए। दर्जा बदर्जा जिनका जो जो बनता है उसके मुताबिक जो है वो उन तक जो है वो पहुंचा जाएगा। और जो मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री एक्ट से मुतल्लक मैंने जो है वो बात की है, दैट इज़ सिंपल, और वो सिर्फ उस हद तक महदूद है। वो किसी नारे या किसी जो है वो तकरीर के ऊपर जो है वो उसका नफाज ना होना चाहिए, ना होगा। लेकिन जिन एरिया के ऊपर उसका नफाज होता है वो नफाज ऑलरेडी लॉ में मौजूद है। उसके लिए ना तो कोई अमेंडमेंट की जा रही है और ना ही उसमें जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो इजाफा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।